वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे हिस्ट्री मतलब कि मध्यकालीन इतिहास के बारे में, यानी जिसको आप मेडिवल हिस्ट्री भी कहते हैं। आपको बता दूं, जब आप बीए थर्ड सेमेस्टर में पहुँच चुके हैं, मतलब थर्ड ईयर में पहुँच चुके हैं, फिफ्थ सेमेस्टर में, तो आपको बता दूँ कि हर एक सब्जेक्ट के आपको दो दो पेपर देने होंगे। लेकिन अब हिस्ट्री में फंडा क्या है कि हिस्ट्री में कुछ ऑप्शनल पेपर भी आपको मिलेंगे, यानी कुछ चूज करने को लेकर के। तो पेपर सेकंड में आपको तीन और पेपर मतलब कि तीन पेपर मिलेंगे, उनमें से एक छांट करके आपको पढ़ना होता है। तो मैं तीनों का एक प्रकार से आपको संपूर्ण चीज़ों के बारे में बताने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं, सभी का सिलेबस मैंने ऑलरेडी दे रखा है, आप लोगों ने नहीं देखा तो देख लीजिएगा, ठीक है। तो उसी हिस्ट्री में दो हिस्ट्री होती हैं खास करके। एक है आपका एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास, ठीक है। प्राचीन इतिहास में पुरातत्व और संस्कृति कल्चर ये सब आपको पढ़ना पड़ता है। लेकिन आपको मतलब इतिहास में केवल हिस्ट्री जिसमें आपको पढ़ना है, उसमें आपको केवल राजनीतिक इतिहास के बारे में पढ़ना है, यानी पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है। अब हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे इतिहास, यानी आपके मतलब उसमें जो एडमिट कार्ड होगा या एग्जामिनेशन फॉर्म होगा, उसमें आपके इतिहास लिखा होगा। तो केवल इतिहास वालों के लिए यह चैप्टर मतलब यह वीडियो है। मध्यकालीन इतिहास अगर आप समझते हैं अभी तक, तो मध्यकालीन इतिहास या इतिहास ये वीडियो उनके लिए है, उन छात्रों के लिए। और जिनका प्राचीन इतिहास है उनका वीडियो जल्द ही आएगा, ठीक है, उसको लेकर टेंशन ना लें। तो इससे पहले आप लोगों ने देखा होगा मध्यकालीन इतिहास का पेपर 1 का यूनिट 2 मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, उसको आप लोगों ने देखा होगा। अब मैं सेकंड वीडियो इसकी आई है यूनिट 2 की। इसी प्रकार से अच्छा पेपर 1 की मैं बात कर रहा हूँ। पेपर 1 में आपको पढ़ना है भारत में राष्ट्रवाद। तो भारत में राष्ट्रवाद से रिलेटेड यानी नेशनलिज्म इन इंडिया, तो इससे रिलेटेड जो एक प्रकार से सिलेबस है, उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका सिलेबस खास करके 8 इकाइयों में बटा हुआ है। तो 8 वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहली इकाई में हम लोगों ने जैसे चर्चा किया था, ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों के माध्यम से संपूर्ण इतिहास को समझने का मतलब आपके यूनिट 1 का जो इतिहास था, जो आपको पढ़ना था, उसके बारे में हमने चर्चा कर लिया था। अब यूनिट 2 में आपको पढ़ना क्या है? यूनिट 2 में आपको पढ़ना है भारत में राष्ट्रवाद के उदय के लिए जो कारक रहे हैं, वो कौन कौन से कारक रहे, उन्हीं कारकों के बारे में आपको पढ़ लेना है। तो चलिए हम मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को जान लेते हैं कि आखिरकार कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो कि इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं, ठीक है। बीए थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर इतिहास पेपर 1 का यूनिट 2 के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मैं चर्चा करने जा रहा हूं। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से अभी 6 वीडियोस और आने वाली हैं, ठीक है, पेपर 1 की। और बाकी पेपर 2 में आप देखते हैं 3 पेपर हैं और तीनों के एक प्रकार से 8-8 वीडियो यानी 8 त्रिक 24 वीडियो पेपर 2 की आने वाली हैं, जिनमें से 8 जो भी आप लेंगे वही आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे उसमें पेपर मैं अगर 3 की बात बताऊँ, पेपर 2 की बात बताऊँ, जिस प्रकार से कैटेगराइजेशन किया गया है, उसमें मैं आपको एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ कि पेपर 2 में आपको क्या क्या पढ़ना है। पेपर 2 में आपको एक प्रकार से 3 पेपर मैंने आपको बताया था कि भाई 3 पेपर में से आपको जो छांट करके पढ़ना है वो पढ़ सकते हैं आप। जैसे पेपर 2 में वैकल्पिक प्रश्न पत्र में आपको एक तो सबसे पहले पढ़ना है आधुनिक विश्व का इतिहास 1453 से लेकर के 1815। अगर आप ये ले रखे हैं तो इसको भी मैं आपको पढ़ाऊँगा। अगर आपने ये नहीं लिया हुआ है, आपने दूसरा लिया हुआ वैकल्पिक में है आपका मध्यकालीन भारत का सामाजिक और आर्थिक इतिहास 1200 से ईस्वी से लेकर के 1700 ईस्वी तक, तो उसको भी मैं पढ़ाऊंगा। अगर आपने वो भी नहीं लिया, तीसरा वाला लिया है जिसमें आपको इतिहास में नैतिकता के बारे में पढ़ना है, तो उसके बारे में मैं चर्चा कर लूँगा। यानी इन तीनों के बारे में मैं चर्चा करने वाला हूँ इसी भांति। और भी चीज़ें होंगी, मॉडल पेपर लिखित वाले एग्ज़ाम के लिए भी इंपॉर्टेंट तरीके से मैं पढ़ाने का प्रयास करूँगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव और लिखित दोनों के लिए यह लेक्चर इंपॉर्टेंट है जो मैं बताता रहूँ, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। देखिए, करो या मरो का नारा किसका था बताएं? सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, भगत सिंह या चंद्रशेखर आज़ाद? तो सभी को पता है करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी जी ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट पॉपुलर प्रश्न है, सभी विश्वविद्यालय के लोग इसको पूछते हैं। वैसे भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के कारणों की अगर बात की जाए तो उसमें आप देखते हैं कि धीरे धीरे पहले मैंने 1857 की क्रांति बताई थी, वहीं से मंगल पांडे वगैरह एक प्रकार से जब बिगुल फूंकते हैं बैरकपुर से, उसके बाद मेरठ में चिंगारी उठती है, उसके बाद में और चिंगारी आगे बढ़ती है कानपुर, लखनऊ, ठीक है, दिल्ली, और यहाँ तक कि आप देखते हैं झांसी, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग लोग जैसे कानपुर में तात्या तोपे, ठीक है, झांसी की रानी झांसी में, ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई मणिकर्णिका जिनके बचपन का नाम था। इसके अलावा तात्या टोपे कानपुर से
कुंवर सिंह बिहार से, ठीक है, दिल्ली से बहादुर शाह जफर, लखनऊ से बेगम हज़रत महल, इसी प्रकार से अलग अलग स्थानों से अलग अलग व्यक्ति जो है नेतृत्व करने लगे। 1857 की क्रांति आगे बढ़ी और 1857 की क्रांति जो है भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या प्रथम स्वाधीनता संग्राम के नाम से विश्वविख्यात है। और आपको बता दूं कि यहाँ से क्या होता है, भारतीयों के मन में एक विचारधारा उत्पन्न होती है कि भारत एक है, ठीक है। मतलब इससे पहले चूँकि छोटे छोटे राज्यों में भारत छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था, अब लोगों को लगने लगा कि भारत एक है, हम सब एक प्रकार से एक ही माँ की संतानें हैं, ठीक है, एक ही छत्रछाया में रहते हैं, ऐसा लोगों को महसूस होने लगा। उनको ये ज्ञात होने लगा कि भाई जननी जन्मभूमि से च स्वर्गादपि गरीयसी, मतलब अपनी मातृभूमि को लेकर के एक प्रकार से उत्सुक होने लगे। लोगों के मन में राष्ट्रवाद की भावना जागने लगी और वो राष्ट्रवाद की जो भावना जागी उसके कई कारण थे। चूँकि 1885 में क्या हुआ कि एक भारत के इतिहास में एक नए युग का आरंभ होता है। चूँकि इसी समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है, अखिल भारतीय राजनीतिक संस्था के रूप में जन्म होता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। और तभी से क्या हुआ कि भारतीयों के मन में एक प्रकार से राजनीतिक जागरण की एक प्रकार से विचारधारा आगे बढ़ने लगती है। इसके अलावा राजनीतिक कारणों में खास करके साम्राज्यवादी इंग्लैंड जो था उसने 1818 ईस्वी तक समूचे भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। जो भारतीय प्रांत थे प्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों के अधीन हो गए थे, भारतीय रियासतें अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों के अधीन हो चुकी थीं। अंग्रेजी शक्ति ने भारत पर एक राजनीतिक एकता सी लाद दी थी और एक सी अधीनता, एक से कानूनों ने भारत को एक से ढांचे में ढालना प्रारंभ कर दिया। साम्राज्यवादी शक्तियों के द्वारा देश में सांप्रदायिकता, क्षेत्रीयता और भाषाई विरोध का बीज बोने के बावजूद भी अखिल भारतीय भावना लोगों में पनपने शुरू हो जाती है और राजनीतिक एकता ने मानसिक एकता को बढ़ावा दिया। और इस प्रकार सभी लोगों ने सोचा कि भाई अब भारत एक है, हम सभी पर जुल्म हो रहा है, यानी दुश्मन जो है एक प्रकार से हमारा एक ही है, वो है अंग्रेज। हमारे आसपास के राजा महाराजा दुश्मन नहीं है, आस पड़ोसी दुश्मन नहीं है, हमारे दुश्मन है अंग्रेज लोग। लोगों के मन में ये धारणा बनने लगी, लोग ये जान पाने लगे। दूसरा कारण रहा आर्थिक कारण। आर्थिक कारण ये रहा कि भारतीयों के मन में जो राष्ट्रवाद की भावना उठी। आर्थिक कारण में ये रहा कि राष्ट्रवादी इतिहासकारों के विचार से क्या हुआ कि भारत पर ब्रिटिश शासन का मूल प्रभाव जो था यह सिद्ध हुआ कि 19वीं शताब्दी के अंत तक भारत उनके विशिष्ट उपनिवेश के रूप में परिवर्तित हो गया था, जिससे यह देश ब्रिटिश उत्पादकों के लिए एक प्रमुख बाजार, कच्चे माल और खाद्य पदार्थों का एक बड़ा स्रोत और ब्रिटिश पूंजी निवेश के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बन चुका था। क्योंकि भारत से कच्चे माल जो थे वो ले जाते थे और उनका पक्का कि वो वस्त्र वगैरह या फिर जो भी होता था बनाते थे और उसके बाद वही चीज़ें ला करके भारत में दुगने तिगुने दामों पर बेचते थे और मुनाफा कमाते थे। तो लोगों को लगने लगा कि भाई ये भारत के जो ये अंग्रेज हैं या शासन कर रहे हैं भारत में, ये हम ही लोगों को लूट रहे हैं और हमारा धन ही एक प्रकार से हमारा ही सारी चीज़ें हैं और हम ही को आंख दिखा रहे हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें होने लगी, जिससे क्या हुआ कि लोगों के मन में लगने लगा कि अंग्रेज हमारा आर्थिक शोषण कर रहे हैं। और ऐसी स्थिति में ये आर्थिक कारण रहा जो कि एक प्रकार से उनकी मानसिक क्षमता को एकता में बदल देता है, उनकी मानसिक एकता पर जोर डालता है। तीसरा कारण रहा संचार साधनों का विकास। चूँकि क्या हुआ कि डाक और तार सेवाएं भी उसी समय शुरू हो चुकी थी। 1853 ईस्वी के बाद प्रशासनिक सुविधा, आर्थिक प्रभाव, वाणिज्य शोषण और राजनीतिक प्रतिवाद की दृष्टि से रेल लाइनों पर कार्य शुरू किया गया। लेकिन एक बार सड़कों और रेलों का जाल बिछ जाने से यात्री परिवहन में वृद्धि हो जाती है, लोगों में आपसी संबंध बढ़ जाता है। इस प्रकार राष्ट्रीय चेतना का विकास होता है, लोग एक दूसरे के संपर्क में आने लगते हैं, एक दूसरे के स्थान पर जाने लगते हैं, ठीक है। तो ये हो गया संचार साधनों के विकास से। इसके अलावा जो है पत्र वगैरह का विकास हो गया था, तो लोग एक प्रकार चिट्ठी के माध्यम से सारी बातों तक बहुत जल्दी पहुंचा पाते थे, ठीक है। इसके अलावा पश्चिमी विचारधारा और शिक्षा का प्रसार भी हो रहा था। तो लोगों ने सोचा कि भाई फ्रांस में क्रांति हुई है, उसमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की बात हुई है। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई है, इसी प्रकार से अमेरिका में क्रांति हुई है। अलग अलग देशों में क्रांति के बारे में लोगों ने पढ़ा, जाना और मैकाले ने यह विचार व्यक्त किया कि भारतीय यूरोपीय भाषा में शिक्षित होकर के भविष्य काल में यूरोपीय संस्थाओं की मांग करेंगे। और पाश्चात्य शिक्षा का प्रचार यद्यपि प्रशासनिक आवश्यकताओं के लिए इन लोगों ने किया था, लेकिन उसका गलत प्रभाव पड़ा और लोगों के मन में लोगों ने समझना प्रारंभ कर दिया कि भाई ये लोग हमको लूट रहे हैं, हमको उल्लू बना रहे हैं, ठीक है। तो ये लोगों के मन में लगने लगा। और आधुनिक प्रेस का विकास भी उसी समय हो रहा था। दी इंडियन मिरर, दी बंगाली, दी अमृत बाजार पत्रिका, दी बॉम्बे क्रॉनिकल, दी हिंदू, पेट्रियट,
दी मेहरट, दी केसरी, दी हिंदू, दी कोहिनूर, ये तमाम प्रकार के अंग्रेजी और भारतीय भाषा के समाचार पत्र जो थे वो एक प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग स्थानों पर प्रकाशित होने लगे, जिसमें राष्ट्रीयता के जो स्वर था वो साफ साफ एक प्रकार से उसमें सुनाई देने लगा। ठीक है, इसके बाद में क्या हुआ कि लॉर्ड लिटन जो थे उस समय वायसराय हुआ करते थे, उन्होंने क्या किया, देसी भाषा प्रेस अधिनियम 1878 पारित कर दिया और देसी भाषाओं के प्रेस पर एक प्रकार से उन्होंने प्रतिबंध से बचने के लिए अमृत बाजार पत्रिका तत्काल अंग्रेजी समाचार पत्र बन जाता है। यानी उसको लेकर के कई सारे निर्देश दिए गए, जो भारतीय पत्र थे, भारतीय भाषाओं में पत्र छापने को लेकर कई सारी बातें बताई गई। जो साहित्य लिखे जा रहे थे उन साहित्य को जब्त कर लिया गया, रोक लगा दी गई। मुंशी प्रेमचंद के भी एक आध दो साहित्य जब्त किए गए हैं और भी लोगों के जब्त किए गए हैं। इतिहास के शोध का प्रभाव भी हो रहा था इसी समय। लॉर्ड लिटन जो था उसकी प्रतिक्रियावादी नीतियां भी एक प्रकार से उसको ले डूबी, चूँकि उसने अफगानिस्तान के विरुद्ध द्वितीय युद्ध में सैनिक अभियान के लिए वित्त व्यवस्था भारतीय राजस्व से दी थी। तो लोगों को लगने लगा कि भाई ये भारत से क्यों खर्चा कर रहा है, इसका क्या अधिकार है। तो लोगों को लगने लगा कि ये हम ही लोगों को लूट रहा है। इसके अलावा तत्कालीन जो कारण रहा वो रहा है इल्बर्ट बिल विवाद। ठीक है, इसी प्रकार से और भी तमाम सारे कारण रहे हैं। तो ये रहा एक प्रकार से पूरा का पूरा जो चैप्टर था, खास करके भारत में राष्ट्रवाद के विकास के लिए जो कारक रहे हैं, यही सारे कारक रहे हैं जो मैंने आपको बता दिए। ठीक है, अब आप प्रश्नों को समझने का प्रयास करें। दूसरा प्रश्न है, वंदे मातरम गीत किसके द्वारा लिखा गया था? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। वंदे मातरम गीत जो है किसके द्वारा लिखा गया भैया? फटाफट से आप बताएंगे। बिल्कुल, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा वंदे मातरम गीत लिखा गया। लेकिन ये गीत एक प्रकार से अलग से नहीं लिखा गया है। एक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो हैं, उपन्यास इन्होंने एक लिखा था, उस उपन्यास का नाम है आनंद मठ। बहुत ध्यान सुनिएगा, आनंद मठ एक उपन्यास है। ठीक है, उपन्यास जो होता है कहानी का एक प्रकार से बप्पा मान लो उसको, मतलब कहानी का पिता, कहानी से बहुत बड़ा होता है उपन्यास। ठीक है, वो कहानी होती है, कई सारी कहानियाँ होती है उपन्यास में, जैसे कर्मभूमि, रंगभूमि, गोदान, गबन, ठीक है, करबला, या इसी प्रकार से और भी तमाम सारे जयशंकर प्रसाद ने उपन्यास लिखे, मुंशी प्रेमचंद ने उपन्यास लिखे हैं, और भी तमाम सारे चंद्रकांता वगैरह भी उपन्यास, जासूसी टाइप के उपन्यास भी तमाम सारे लिखे गए, चमत्कारिक उपन्यास, कई सारे उपन्यास हैं, हिंदी में आप उसको पढ़ते हैं। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो है, इन्होंने एक उपन्यास लिखा आनंद मठ। उसी आनंद मठ में ये गीत एक प्रकार से है, वंदे मातरम गीत जो है वो उसी में है, आनंद मठ। और वंदे मातरम जो है ये क्या है? अपना राष्ट्रीय गीत है। कौन सा गीत है? वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मालयज शीतलाम सस्य श्यामलम मातरम वंदे मातरम, ये अपना राष्ट्रगीत है। ठीक है, और इसको किसने लिखा? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है। आनंद मठ का प्रकाशन कब हुआ था? प्रश्न पूछिए। 1882 में प्रकाशन हुआ था आनंद मठ का। इसके अलावा आनंद मठ एक उपन्यास है, और उस उपन्यास में एक प्रकार से एक पात्र है, उनका नाम है यदुनाथ भट्टाचार्य। यदुनाथ भट्टाचार्य ने तो इसको धुन दी है। तो अगर आपसे पूछे कि इसको धुन किसने दी है वंदे मातरम को, इसे आप पढ़ते हैं वंदे मातरम मातरम सुजलाम सुफलाम माल्यज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। जो एक प्रकार से, मैं तो गावा नहीं पाता हूँ, लेकिन जो भी एक प्रकार से सुर है या धुन है जो दिया गया है, ये धुन दिया गया है, यदुनाथ भट्टाचार्य ने इसको धुन दिया है। और इस उपन्यास में एक पात्र है भवानंद। भवानंद जो है वो एक सन्यासी पात्र है, और उसी ने इस गीत को गाया था इस उपन्यास में, आनंद मठ में। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो वही है ये वंदे मातरम। तीसरा क्वेश्चन आप देखिएगा, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न क्या है? प्रश्न है असहयोग आंदोलन को लेकर के। असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। असहयोग आंदोलन जो था कि भाई अब सहयोग नहीं करेंगे। असहयोग आंदोलन का सीधा सा मतलब था कि भाई अब सहयोग हम नहीं करेंगे, असहयोग करेंगे, मतलब उनकी सारी चीज़ों को ख़त्म करेंगे। तो देखिए, असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? रौलट एक्ट, या खिलाफत आंदोलन, या प्रथम विश्व युद्ध, या द्वितीय विश्व युद्ध। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध 1914 में हुआ, इसका कोई मतलब नहीं इससे। 1939 में प्रारंभ हुआ द्वितीय विश्व युद्ध। रौलट एक्ट की अगर बात की जाए तो रौलट एक्ट जो है वो 21 मार्च 1919 की घटना है। 21 मार्च 1919 की घटना। इनका सबका उतना प्रभाव तो नहीं पड़ा असहयोग आंदोलन पर,
लेकिन खिलाफत आंदोलन जो है असहयोग आंदोलन का एक प्रकार से बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। खिलाफत आंदोलन जो है एक प्रकार से ये मुस्लिमों का आंदोलन था और ये एक प्रकार से भारत का आंदोलन नहीं, खिलाफत आंदोलन ये आंदोलन है एक प्रकार से मुस्लिमों का, खास करके तुर्की और यहाँ पर जो मुस्लिम लोग होते थे उन्हीं का आंदोलन था। लेकिन चूँकि भारत में भी मुसलमान रह रहे थे तो भारतीय मुसलमानों को खुश करने के लिए महात्मा गांधी ने, या भारतीय मुसलमानों को एक करने के लिए महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन में खिलाफत आंदोलन जो है शामिल कर लिया। और खिलाफत आंदोलन एक प्रकार से असहयोग आंदोलन का ही एक भाग मान सकते हो, या खिलाफत आंदोलन ही असहयोग आंदोलन कह सकते हो। चूँकि असहयोग आंदोलन की कोई उतना पृष्ठभूमि थी नहीं, खिलाफत को लेकर के वो एक प्रकार से आंदोलन चलाया था महात्मा गांधी ने। आगे बढ़ते ताकि मुसलमानों का साथ मिले, और हुआ भी, मुसलमानों ने साथ भी दिया। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। चौथा नंबर प्रश्न है, भारत आने पर गांधी जी ने अपना सबसे पहला सत्याग्रह आंदोलन कौन सा किया? बारदोली सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, चंपारण या अहमदाबाद आंदोलन? आपको बता दूं, गांधी जी भारत में जब आए थे तो जो बारदोली सत्याग्रह है वो कब हुआ था भाई? बारदोली सत्याग्रह जो हुआ था वो कब हुआ था? 1917 में हुआ था, ये बात ध्यान रखिएगा। सॉरी, 1928 में हुआ था बारदोली सत्याग्रह। कब हुआ था? 1928 में हुआ था बारदोली सत्याग्रह, जून के महीने में हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था। एक किसान आंदोलन है, ये बात ध्यान रखिएगा, बारदोली सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह 1917 में होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, खेड़ा सत्याग्रह जो होता है, अच्छा, चंपारण जो महात्मा गांधी के द्वारा ही चलाया गया है। खेड़ा आंदोलन की अगर बात की जाए तो खेड़ा आंदोलन जो है 1918 में चलाया जाता है, गांधी के द्वारा चलाया जाता है, और गांधी जी के द्वारा चलाया गया दूसरा आंदोलन है, और किसान आंदोलन है खेड़ा सत्याग्रह। ठीक है, तो ये दूसरा आंदोलन है गांधी के द्वारा चलाया गया भारत में। अहमदाबाद आंदोलन की अगर बात की जाए तो 1918 में ही एक प्रकार से अहमदाबाद आंदोलन भी प्रारंभ होता है। 21 दिनों की भूख हड़ताल, मतलब ये हड़ताल थी अहमदाबाद आंदोलन में। ठीक है, तो ये थे आंदोलन। अब इसमें आप देखिए कि सबसे पहला का सत्याग्रह आंदोलन कौन चलाया होगा? महात्मा गांधी ने। चंपारण सत्याग्रह बिल्कुल 1917 में ही चलाया था। ये 1917 में सबसे पहला आंदोलन चलाया महात्मा गांधी ने, चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद में दूसरा आंदोलन चलाया खेड़ा आंदोलन, किसानों को लेकर के। पांचवा क्वेश्चन आप देखिएगा, पांचवा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे थे? क्योंकि महात्मा गांधी जो थे वो दक्षिण अफ्रीका एक प्रकार से वहाँ पर जो काले और गोरे का भेद था, चूँकि काले लोग भी वहाँ पर रहते हैं दक्षिण अफ्रीका में और गोरे लोग भी रहते हैं, तो काले और गोरे लोगों का एक प्रकार से चूँकि जो गोरे लोग हैं वो काले लोगों का विरोध करते थे, काले लोगों से एक प्रकार से बहुत ज़्यादा जलन रखते थे। तो ऐसी स्थिति में महात्मा गांधी ने वहाँ पर आंदोलन किया और काले और गोरों का भेद वहाँ पर मिटा दिया वहाँ से। तो एक प्रकार से वहाँ पे एक प्रकार से उनको एक प्रकार सफलता मिली थी। तो उन्होंने भारत की स्थिति को देखा और भारत में भी एक प्रकार से वो अंग्रेज़ों के खिलाफ आ गए। और वो एक प्रकार से भारत में कब आए थे? तो भारत में उन्होंने एक प्रकार मतलब वो लौटे कब, भारत वापस कब लौटे दक्षिण अफ्रीका से? 1915 में भारत वापस लौटे थे। ठीक है, 9 जनवरी 1915 ईस्वी को भारत से ये वापस आए थे। किस डेट को आए थे भाई? 9 जनवरी को। डेट मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये डेट जो है बड़ी फेमस डेट है, और शायद आपको ध्यान भी आ रहा होगा 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? इसी गांधी जी के लौटने को लेकर के ही, उन्हीं के एक प्रकार से यादगार में, उन्हीं को एक प्रकार से याद रखते हुए ये दिवस मनाया जाता है। उस दिवस को बोलते हैं प्रवासी दिवस। कौन सा दिवस बोलते हैं भैया? प्रवासी दिवस। ठीक है, तो प्रवासी दिवस प्रत्येक दिन मतलब प्रत्येक साल 9 जनवरी को मनाया जाता है। 9 जनवरी वह डेट है जिस डेट को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे 1915 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, छठा नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है 13 अप्रैल सन 1919 ईस्वी किस घटना से रिलेटेड है? साइमन कमीशन, या सत्याग्रह आंदोलन, या असहयोग आंदोलन की शुरुआत, या फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड? तो 13 अप्रैल 1919 की जो घटना है वो जलियांवाला बाग हत्याकांड को इंडिकेट करती है। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है 13 अप्रैल 1919 की घटना है, ये बात ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। सातवां क्वेश्चन आप देखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये सब प्रश्न पूछे जाएंगे। सातवां प्रश्न है, पूना पैक्ट किन दो नेताओं के बीच हुआ था? पूना में पैक्ट हुआ था, मतलब पूना में पैक्ट माने समझौता, पूना में समझौता हुआ था। कब हुआ था ये समझौता? पूना पैक्ट 24 सितंबर को हुआ था। 24 सितंबर को एक प्रकार से पूना में समझौता होता है 1932 ईस्वी में। ठीक है, किसकी किसके बीच में होता है? किसके किसके बीच में होता है? गांधी मतलब पूना पैक्ट तो गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में होता है, भीमराव अंबेडकर।
गांधी जी चूंकि दलितों के सबसे बड़े नेता थे उस समय, अंबेडकर भी दलितों के ही नेता थे, लेकिन दलित लोग उतना ज़्यादा पसंद अंबेडकर को नहीं करते थे जितना गांधी जी को किया करते थे। और ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि गांधी जी चूँकि गांधी जी एक देश की बात करते थे, लेकिन जिन्ना मुस्लिम लीग की तरफ से और ये अंबेडकर जो है दलितों के लिए अलग देश की मांग कर रहे थे, और जिन्ना जो थे वो मुस्लिम लीग की तरफ से जा कर के वहाँ पर गोलमेज सम्मेलन में वो एक प्रकार से मुस्लिम देश की मांग कर रहे थे। तो अंबेडकर चूँकि पढ़े लिखे व्यक्ति थे, और ऐसे में पढ़े लिखे व्यक्ति को, और जिन्ना भी पढ़ा लिखा व्यक्ति था, ऐसी बात नहीं जिन्ना नहीं पढ़ा था, लेकिन जिन्ना की हठधर्मी एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे पाकिस्तान देश बंटवा डाली, एकदम से पाकिस्तान को एक प्रकार से मतलब मुस्लिम के हिसाब से पाकिस्तान को बंटवा ही दिया जिन्ना की हठधर्मी के चलते। तो लेकिन क्या हुआ कि अंबेडकर जो थे समझदार थे, अंबेडकर पढ़े लिखे थे। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि अंबेडकर को गांधी जी ने बुलाया, बहुत सारे लोगों से भिजवा करके लोगों को, कि भाई आप दलितों के उत्थान की बात करते हैं और हम भी वही बात करते हैं, तो क्यों आप जो है अलग देश की मांग करते हैं? दलितों का उत्थान तो करना ही हमको है, तो आप मिल करके हम लोग साथ में करेंगे। तो वही समझौता होता है 1932 ईस्वी में। समझौता होता है आपका 24 सितंबर 1932 को पूना में समझौता होता है गांधी जी और अंबेडकर के बीच में। ऑप्शन अंबेडकर जी के बीच में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। तो पूना पैक्ट किन दो नेताओं के बीच में हुआ? गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में हुआ है क्या? पूना पैक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा। 8वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 8वां प्रश्न आप देखिएगा, फटाफट से देखने का प्रयास करेंगे। 8वां प्रश्न है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सविनय अवज्ञा मतलब विनय के साथ मैं आज्ञा नहीं मानूंगा, इसका मतलब यही था। सविनय अवज्ञा मतलब विनय के साथ अवज्ञा करेंगे हम। अवज्ञा मतलब कि आज्ञा को ना मानना, जो आप आदेश बताएंगे मैं उसको नहीं पालन करूंगा। ठीक है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की अगर बात की जाए, सविनय मतलब विनय के साथ अवज्ञा करने की बात यहाँ पर की जा रही है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की अगर बात की जाए तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया भैया? 1930 को चलाया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन की अगर बात की जाए तो इसी को नमक सत्याग्रह भी कहते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन को। ठीक है, इसी को दंडी यात्रा के नाम से भी जाना जाता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन को। क्योंकि नमक कानून जो था एक प्रकार से नमक बनाने का अधिकार नहीं था भारतीयों को, नमक पर टैक्स लगा दिया गया जो फ्री में पहले बनता था। तो उसी नमक के कानून को तोड़ने के लिए गांधी जी दंडी से यात्रा प्रारंभ करते हैं और जाकर के समुद्र तट पर नमक तोड़ते हैं। ठीक है, एक अकेला या कुछ लोगों के साथ व्यक्ति चला था गांधी, और उनके पीछे पूरा कारवां एक प्रकार से चलता चला गया। बहुत सारे लोग हो गए थे जब वहाँ पर समुद्र तक पहुँचे थे पैदल यात्रा। तो 12 मार्च की डेट थी, 12 मार्च को दंडी यात्रा प्रारंभ करते हैं 1930 में, और 5 अप्रैल को एक प्रकार से यात्रा पूरी करते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, 5 मार्च से मतलब 12 मार्च से 5 अप्रैल तक एक प्रकार से यात्रा करते हैं, दंडी यात्रा। नमक जा करके वहाँ पर तोड़ते हैं और उसके बाद में सविनय अवज्ञा आंदोलन की घोषणा करते हैं। तो ये हो गया सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में कुछ बातें। 9वां नंबर प्रश्न है भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस का ऐलान किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड लिटन के द्वारा, लॉर्ड इरविन के द्वारा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा, या फिर लॉर्ड रिपन के द्वारा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस का ऐलान किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया था 1929 के आसपास। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न 10वां नंबर प्रश्न आप देखिएगा, प्रथम विश्व युद्ध का शुरुआत कब और अंत कब हुआ? तो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 में हुई थी और अंत 1918 में हुई थी। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? अच्छा, शुरुआत किस डेट को हुई थी? अगर ये पूछे डेट अगर पूछ ले तो 28 जुलाई को हुई थी। ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। क्या 28 जुलाई को एक प्रकार 28 जुलाई 1914 28 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ होता है, और जो समापन होता है इस युद्ध का वो 11 नवंबर को होता है। कब होता है भैया? 11 नवंबर को। 11 नवंबर यानी 4 साल तक युद्ध चलता है। 11 नवंबर 1918 ईस्वी को इसका समापन होता है, किसका? प्रथम विश्व युद्ध का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 11वां नंबर प्रश्न है, लखनऊ समझौता कब हुआ? 1916 में, 1917 में, 1918, 1920? तो लखनऊ समझौता जो हुआ था, ठीक है, वो किसके बीच में हुआ था? लखनऊ समझौता के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये बताइए कि लखनऊ समझौता कब हुआ था? लखनऊ समझौता जो हुआ था ये एक प्रकार से किसके बीच में हुआ था? मुस्लिम लीग और एक प्रकार से जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसके बीच में समझौता हुआ था। कब हुआ था? तो 31 दिसंबर को मुस्लिम लीग ने इसको मान लिया था, और 29 दिसंबर को किसने माना था?
29 दिसंबर को जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ही स्वीकार कर लिया था। कब? तो 1916 में। ठीक है। अब मुस्लिम लीग की बात की जाए तो मुस्लिम लीग 31 दिसंबर को एक प्रकार से अपनाती है या इस समझौते पर हस्ताक्षर करती है, और 29 दिसंबर को एक प्रकार से यानी 2 दिन पहले उसके एक प्रकार से हस्ताक्षर कर देते हैं कौन? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वाले। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। 12वां नंबर क्वेश्चन साहब देखिएगा, चौरी चौरा कांड गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस, यह दोनों घटनाएं किस समय हुई? तो चौरी चौरा कांड और गांधी जी, चूँकि असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने चौरी चौरा कांड के बाद ही वापस किया था। चौरी चौरा बिहार में एक जगह पड़ता है और उसी समय चौरी चौरा कांड हुआ था। तो असहयोग आंदोलन, चूँकि ये चौरी चौरा जो पुलिस स्टेशन है उसको जला दिया गया था, ठीक है, क्रांतिकारियों के द्वारा। तो इसीलिए गांधी जी ने कहा कि भाई मैं हिंसा का प्रयोग नहीं करूंगा, चूँकि जो बैठे थे अगर वहाँ वहीं की हिंसात्मक चीज़ों को देख करके इंग्लैंड के लोग जो थे या इंग्लैंड के जो सैनिक थे भारत में रह रहे थे, वो भारत के लोगों पर गोली चला रहे थे जो अनशन पर बैठे, मतलब कि जो एक प्रकार धरना दे रहे थे, जो आंदोलन कर रहे थे। तो इसीलिए असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने नष्ट करवा दिया। ठीक है, चूँकि किसी भी आंदोलन का समय जो है जितना लंबा होता है फुटमत उतनी ज़्यादा हो जाती है। इसीलिए गांधी जी को पता है कि भाई कितने दिन तक आंदोलन चलना चाहिए, और आंदोलन का अगर उनको परिणाम अगर नहीं मिल रहा था तो उसने मतलब गांधी जी ने ठीक ही किया कि आंदोलन को समाप्त किया। ठीक है, असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया उन्होंने जब चौरी चौरा की कांड हुई, मतलब चौरी चौरा की घटना हुई। ठीक है, तो कब हुई थी चौरी चौरा की घटना भाई? सॉरी, चौरी चौरा की घटना हुई थी 4 फरवरी 1922 को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद करिएगा, ये सब प्रश्न याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में यही प्रश्न आएंगे हूबहू। अगला प्रश्न 13वां नंबर, भारत में संविधान कब लागू हुआ? भारत में संविधान कब लागू हुआ भैया? 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हो गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसीलिए 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। गिरमिटिया मजदूरों को किन स्थानों पर ले जाया गया था? गिरमिटिया आंदोलन भी चला था, गिरमिटिया मजदूरों के द्वारा चलाया गया था। तो गिरमिटिया मजदूरों को किन स्थानों पर ले जाया जाता था? तो गुयाना में ले जाया जाता था, या फिजी में, वेस्ट इंडीज में, सभी जगहों पर काम करवाने के लिए गिरमिटिया मजदूरों को ले जाते थे। और इसी कारण से ये लोग परेशान थे, गिरमिटिया मजदूर जो थे, और इसी कारण से वो लोग एक प्रकार से विद्रोह कर रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त तो सभी गिरमिटिया मजदूरों को फिजी, गुयाना, यहाँ पर गुथाना लिखा, गुयाना कर लीजिएगा, गुयाना। ठीक है, तो वेस्ट इंडीज, फिजी, गुयाना, इन सभी स्थानों पर गिरमिटिया मजदूरों को भेजा जाता था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त तो सभी। 15वां क्वेश्चन साहब देखिएगा, हरिजन महात्मा गांधी ने किन्हें कहा? तो हरिजन किसको कहा था महात्मा गांधी जी ने? अछूतों को उन्होंने हरिजन कहा था। हरि माने होता है भगवान, जन माने होता है आदमी, भगवान के आदमी, भगवान के लोग, भगवान के प्रिय लोग, उनको बोलते हैं हरिजन। तो हरिजन ने मतलब हरिजन अछूतों को संबोधित किया था महात्मा गांधी जी ने। और महात्मा गांधी जी की फिजा उस समय बहुत ज़्यादा थी, उनके पीछे एक प्रकार सारा दलित समाज भी उनके पीछे था, ब्राह्मण, क्षत्रिय सब उनके पीछे थे, कोई इधर उधर बख्शल नहीं रहा था, सभी लोग एक प्रकार से गांधी जी का फुल सपोर्ट कर रहे थे। अगला प्रश्न आप देखिएगा, 16वां नंबर प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? गांधी इरविन पैक्ट जो है उसी को बोलते हैं गांधी इरविन समझौता। 5 मार्च की डेट को हुआ था 1931 में। 5 मार्च को एक प्रकार से गांधी इरविन समझौता होता है, और यही समझौता जो गांधी इरविन का समझौता है, इसी समझौते को लेकर गांधी जी पर यह आक्षेप लगता है, गांधी जी को लेकर के ये प्रश्न उठता है। और हालांकि ये गलत बात भी हुई थी उस समय, गांधी जी शायद समझ नहीं पाए थे, और या कुछ बातें हुई होंगी, लेकिन वहाँ पर जो भगत सिंह को फांसी या सुखदेव राजगुरु को हुई, वो यहीं पर गलती हुई थी, गांधी से चूक हुई थी 1931 में 5 मार्च को। क्योंकि गांधी एक प्रकार से इरविन जो था उसको प्रेशर था इंग्लैंड के शासक की तरफ से, इंग्लैंड के राजा की तरफ से, कि भारत में क्या हो रहा है, जो है गोलमेज सम्मेलन के लिए चूँकि जा नहीं रहे थे गांधी धरना दे रहे थे। तो और ये मुस्लिम लीग के और अंबेडकर ये दोनों लोग गए थे, तो उसका कोई निष्कर्ष ही नहीं निकला। कहा कि भाई गांधी अगर सारे लोग यहाँ पर हैं, ये कहते हैं सारे मुसलमान हमारे तरफ है, मुस्लिम लीग के मतलब जिन्ना कह रहे थे, अंबेडकर कह रहे थे कि सारे जो दलित समाज है हमारे तरफ है, तो बचे कौन? कोई नहीं बचा, सारे लोग हमारे तरफ है, लगभग 60-70%। तो मतलब वहाँ की जनता, मतलब लोगों ने, मतलब वहाँ के जो शासक थे उन्होंने कहा कि भाई अगर ऐसी बात है तो आओ फिर प्रथम गोलमेज सम्मेलन में इकट्ठा होते हैं, बातचीत होती है। लेकिन फिर यहाँ पर देखते हैं कि भाई गांधी जी तो धरना दिए बैठे हैं, गांधी जी की तरफ विशाल भीड़ एकदम से आ गई है, लग रहा है कि पूरा भारतवर्ष निकल पड़ा है आंदोलन को लेकर के।
तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि भाई वहाँ की जब खबर मिली उनको शासक को, तो उन्होंने डांटा इरविन को, कहा क्या हो रहा है, गांधी कौन है, वहाँ पर क्या बैठ करके कर रहा है, जब ये लोग कह रहे हैं कि भाई सारा काम सब मैं ही हैंडल करता हूँ, तो फिर ये लोग क्यों उनके पीछे बैठे हैं। तब ये वो निरस्त कर दिया जाता है गोलमेज सम्मेलन और इन दोनों को वापस कर दिया जाता है और कि कहा कि भाई बिना गांधी के समझौता हो ही नहीं सकता, गांधी को बुलाओ, गोलमेज सम्मेलन गांधी के द्वारा मतलब गांधी के बिना नहीं हो सकता। तो उनको बुलाने के लिए इरविन आता है गांधी जी से, एक प्रकार से कहता है कि गांधी चलो किसी तरीके से लो, जो भी तुम्हारी शर्तें सारी शर्तें मैं मान लूँगा। तो गांधी एक प्रकार से कई सारी शर्तें रखते हैं और उन्हीं शर्तों में से एक शर्त होती है कि सभी राजनीतिक कैदी रिहा किए जाएँ। अब राजनीतिक कैदी और एक प्रकार से जो क्रांतिकारी कैदी, उनमें अंतर हो गया। अब राजनीतिक कैदियों में जो एक प्रकार से अनशन कर रहे थे या धरना दे रहे थे उनको बंद कर दिया गया है, या एक प्रकार से फर्जी में किसी को बंद कर दिया गया, तो उन सभी को छोड़ने की बात की गई। आंदोलनकर्ता सभी को रिहा करने की बात हुई, लेकिन वहीं पर राजगुरु सुखदेव और इन लोगों को एक प्रकार से रिहा नहीं किया गया। इन पर कहा गया कि भाई ये लोग, इन लोगों ने बहुत हिंसात्मक कार्य किए हैं, और यही बात गांधी जी ने भी एक प्रकार से दोहराई। और गांधी जी एक प्रकार से राजनीतिक कैदी के बारे में जब बात हुई तो गांधी जी शायद या जान नहीं पाए होंगे कि राजनीतिक कैदी में सुखदेव वगैरह आएंगे या भगत सिंह आएंगे कि नहीं आएंगे, या जान करके किया। इसी बात को लेकर गांधी जी का आक्षेप लगता है कि गांधी जी चाहते तो उन तीनों की जान बच जाती। ठीक है, चलिए, हालांकि जो भी बात रही हो, तो ऑप्शन नंबर इसका ये लगा दीजिए 1931 5 मार्च, ये गांधी इरविन समझौता होता है। अगला प्रश्न 17 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। 17वां नंबर प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किसके किस यात्रा से शुरू हुआ, बताएं। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ भैया, तो 12 मार्च 1930 से प्रारंभ होता है दंडी मार्च, और 5 अप्रैल 1930 तक एक प्रकार से चलता है। और ये दंडी मार्च सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से हुआ, तो 1930 ईस्वी में दंडी यात्रा से 12 मार्च से प्रारंभ होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न 18वां नंबर, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी RSS की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई, तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक की स्थापना जो की गई थी वो 1925 में की गई थी, किसके द्वारा, 1925 में की गई थी, किसके द्वारा भैया, KB हेडगेवार के द्वारा की गई थी, बात ध्यान रखिएगा। और नागपुर में की गई थी और इसका मुख्यालय भी नागपुर में स्थित है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का। ठीक है, 27 सितंबर को एक प्रकार से 27 सितंबर 1925 को KB हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना करी थी। अच्छा, उस दिन जो है तिथि कौन थी हिंदी धर्म ग्रंथ के अनुसार, तो उस समय विजयदशमी थी। विजयदशमी मतलब क्या होता है, विजयदशमी मतलब जो एक प्रकार से ये दशहरा होता है वही दिन था। ठीक है, 1925 में, और दिन कौन सा, 27 सितंबर की बात है। सितंबर महीने में ही आपको पता होगा कि पड़ता है कौन सा, और जो एक प्रकार से जो दुर्गा पूजा होती है वो पड़ती है, और 10वां दिन उसी दिन पड़ा था। ठीक है, तो विजयदशमी के दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई थी। 19वां नंबर प्रश्न आप देखिएगा, सिपाही विद्रोह कब हुआ था। सिपाही विद्रोह को ही एक प्रकार से 1857 की क्रांति या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है, उसी को सिपाही विद्रोह भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका भी लगा दीजिएगा, 1857 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, 20वां नंबर प्रश्न है, फूट डालो राज करो। फूट डालो राज करो की नीति किसने अपनाई भैया, तो अंग्रेजों ने अपनाई थी, फूट डालो एंड राज करो। ठीक है, अगला प्रश्न आप देखिएगा, 21 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे WC बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी, ये बात ध्यान रखिएगा। व्योमेश चंद्र बनर्जी जो थे पहले अध्यक्ष थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। अच्छा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 28 दिसंबर को हुई थी इसकी स्थापना 1885 ईस्वी में। ठीक है, इसकी स्थापना होती है, पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी बनाए जाते हैं। और इसके एक प्रकार से अगर बात की जाए स्थापना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कब और किसने की थी, अभी मैं इसके संस्थापक की अगर बात की है तो A.O. ह्यूम यानी अलेक्जेंडर ऑक्टोबियन ह्यूम के ने एक प्रकार से सुझाव दिया था और उन्हीं के द्वारा एक प्रकार से स्थापित करवाई गई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। 22 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था, बताएं सभी लोग। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो किस तिथि को हुआ था भैया, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और उसके संस्थापक कौन थे, बताएं। तो उसके संस्थापक थे एलन ऑक्टोबियन ह्यूम यानी A.O. ह्यूम। ऑप्शन नंबर बी में दिया 1885 में इसकी स्थापना होती है 28 दिसंबर को, और प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी बनते हैं, WC बनर्जी। अलेक्जेंडर ऑक्टोबियन ह्यूम इसके संस्थापक हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा।
24 नंबर क्वेश्चन आपके नीचे लिखा हुआ है 24 नंबर में कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी। तो गांधी जी ने साबरमती आश्रम की जो स्थापना की थी वो कब करी थी भाई, 1915 में करी थी। 25 मई 1915 ईस्वी में गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना करी थी। अहमदाबाद के कांच रब क्षेत्र में करी थी। बाद में 17 जून 1917 ईस्वी को साबरमती के किनारे इस आश्रम को, अहमदाबाद के आश्रम को क्या कर दिया जाता है, स्थानांतरित कर दिया जाता है। ठीक है, कहाँ पर, साबरमती, इसीलिए इसको साबरमती नदी है एक, साबरमती किनारे कर दिया जाता है और इसीलिए साबरमती के किनारे पर जो एक प्रकार से आश्रम बना उसको बोलते हैं साबरमती आश्रम। ठीक है, तो इसकी स्थापना किस वर्ष हुई, तो आप बताएंगे यहाँ पर 1915 में, 25 मई 1915 को इसकी स्थापना होती है। बाद में इसका नाम मतलब बाद में एक प्रकार से 17 जून 1917 ईस्वी को साबरमती किनारे स्थानांतरित कर दिया जाता है। पहले ये अहमदाबाद के कांचराब क्षेत्र में स्थापित की गई थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, बहुत सारी जानकारी आप लोगों ने जानी होगी। ठीक है, क्लियर हुई होगी बहुत सारी चीज़ें। तो इस प्रकार से आप लोगों ने जाना, समझा और परखा। इसका जो प्रथम वीडियो है यूनिट 1 का, उसको मैंने ऑलरेडी आपको दे रखा है, तो आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, इसके बाद में हम इकाई नंबर 3 पर चर्चा करेंगे। इकाई नंबर 3 के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानने का प्रयास करेंगे। इकाई 3 में आपको क्या पढ़ना है, राष्ट्रवाद के सिद्धांत, गांधी और टैगोर के विचार। तो गांधी और टैगोर के विचार और राष्ट्रवाद के सिद्धांतों के बारे में हम लोगों को जानना है। विस्तार से हम लोग चर्चा करने का प्रयास करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। गुड नाइट ऑल ऑफ यू। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।